कुमार, आज हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, साक्षात्कार करने जा रहे हैं, जिस पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक हमारे साथ जो शख्सियत है, जो व्यक्ति हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, उनके संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। और राजनीति आज वर्तमान में बहुत एक बड़ा विषय है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। चूँकि उनका राजनीतिक जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, बड़ा कठिन रहा, तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष जैन जी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। स्वागत है सर आपका। मेरा सबसे पहला एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, क्योंकि आपका जो जीवन है, मैं उसके विषय में काफ़ी आपसे परिचित हूँ, जितना मैंने आपके विषय में जाना है, रिसर्च किया है। एक बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके संघर्ष भरे जीवन में आप कैसा आपका बैकग्राउंड रहा, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई शुरुआत, अगर पारिवारिक जीवन की, चूँकि आप एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। हाँ, मेरा जन्म सौसारखेड़ा गांव में हुआ। बहुत छोटा सा गांव है, सुबापुर के नज़दीक। और निश्चित मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे। कम उम्र में पिताजी का देहांत हो जाना, पढ़ाई भोपाल के स्कूल से हुई, ग्रेजुएशन भोपाल के कॉलेज से हुआ। मौके बड़े थे लेकिन कम उम्र थी और पिताजी का देहांत हो गया, तो जिम्मेदारियाँ आई। जिम्मेदारी के साथ में जो चीज़ बहुत सारी चीज़ें अच्छी मुझे मिली नैसर्गिक रूप से, उसमें मुझे स्वाभाविक रूप से अपने परिवार की तरफ से जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी भी मुझे मिली थी, और उसी के चलते राजनीति में एक प्रवेश मिला मुझे। संघर्ष की बात कहें तो संघर्ष जीवन में निखार लाता है, तो मैं समझता हूँ कि वो संघर्ष उस समय ज़रूर लगता था, लेकिन उन संघर्षों ने मुझे आज आप मेरे से बात कर पा रहे हैं, शायद ये पर्सनालिटी, इस व्यक्तित्व को बनाने में मुझे मदद की। तो ये मेरा अपना जीवन। सामाजिक क्षेत्र में भी आपने एंट्री की, भाई समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपने बड़े काम किए। एक आपका जो, तो ये समाज सेवा के क्षेत्र में आने की कहाँ से शुरुआत हुई? समाज सेवा में मेरा एक वाकया है। ये नैसर्गिक रूप से मुझे मिला। मैंने पहले ही बताया आपको कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी परिवार की तरफ से मिली। पिताजी का देहांत हो जाना, उनकी जिम्मेदारियां थी, वो मुझे निभानी थी। लेकिन मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में लोग बहुत छोटी मदद में भी लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। तो वो एक कारण रहा कि नहीं, हमारे बुजुर्गों ने किसी के लिए मदद की, कभी किसी की शिक्षा में किसी की मदद की, समाज में कोई अच्छे काम किए, उनको आज तक याद रखा जाता। तो मुझे उस बात ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, अगर आप याद रखे जाने के लिए कोई काम करना, तो समाज में आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, समाज को कुछ देना पड़ेगा, तब आप याद रखे जाएंगे। तो ये मूल कारण रहा मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने का। तो आपने बताया जैसे आपकी एजुकेशन भोपाल में हुई, वहीं से आपने अपना कॉलेज तक वहीं से आपकी पढ़ाई हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर बात करी जाए कि कॉलेज लाइफ में जब आप पढ़ रहे थे, तो क्या अनुभव रहे वहाँ के, कॉलेज के क्या अनुभव थे आपके? नहीं, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी राजनीति कहाँ से आई। मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा था मैं। स्कूल में एक वाकया है मेरा। जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया भोपाल के स्कूल से, और किन्हीं कारणों से मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया था। और उन दिनों कॉलेज में एडमिशन के लिए जो डेट तय थी कि इस तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दो। मतलब आप छात्र राजनीति से ही शुरुआत हुई? ये बड़ी एक घटना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक मुझे ऐसा लगता है वो एक माध्यम हुआ जहाँ से मुझे राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। तो जब हम संघर्ष कर रहे थे कि हमें रिजल्ट मिल जाए, तो बोर्ड ऑफिस हम जाते थे कि हमारा रिजल्ट जल्दी जारी करें। तो बहुत बार सुनी नहीं जाती थी। कोई अधिकारी, कोई बाबू हमसे कह देता था कि नहीं, बस 2-4 दिन। एक दिन हम बहुत पीड़ित हुए और मैंने अपनी तरफ से वहाँ बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि अगर मुझे आज रिजल्ट हमें नहीं मिला, मैं आत्मदाह कर लूँगा। और ये कह के मैं वापस आया। उस बात का ये परिणाम हुआ कि मुझे 1 घंटे बाद मुझे फ़ोन आया कि आप सुरक्षित हो, आपका रिजल्ट तैयार हो गया है। और मुझे उस घटना ने प्रेरित किया कि नहीं, संघर्ष अगर किया जाए तो उसके परिणाम मिलते हैं। यहाँ से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। ये बहुत अच्छी बात कही। मैं एक प्रश्न और छोटा सा पूछूंगा आपसे। आप स्कूल लाइफ में रहे, कॉलेज लाइफ में रहे, तो कोई एक ऐसा गुरु होता है जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है इन सभी चीज़ों के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो ऐसे कौन है जो आपके जीवन में, आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले गुरु हैं? हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। मेरे राजनीतिक गुरु के रूप में हमारे होशंगाबाद ज़िले के
विनय कुमार दीवान, जिन्हें हम देनवा के गांधी के रूप में जानते हैं, उनके जीवन ने मुझे प्रभावित किया और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उनका बहुत बार हमें उनका सानिध्य मिला। मैं उनके साथ बैठा, उनसे बहुत सारी बातें सीखी। और सन 1992 में किसान आंदोलन के दौरान मैं उनके साथ जेल में रहा, 3 दिन की उस जेल यात्रा में। मैं उन दिनों सबसे कम उम्र का था, बहुत छोटा, बहुत कम उम्र थी उस टाइम से आप राजनीति में आए और जेल जाने का मौका भी मिला। और दीवान जी के साथ वहाँ बहुत सीखने का मुझे मौका मिला। वो मुझे बहुत प्रेरित करते थे कि यहाँ से बोलना सीखो, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें जीवन में, कौन से सिद्धांत होने चाहिए जिन पे हम सिद्धांतों पर राजनीति कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन से सीखी। मतलब कम उम्र में एक अवार्ड ले चुके थे आप जेल जाकर। तो ये जेल जाने का क्या घटना हुई थी जिससे आपको जेल जाना पड़ा? वो बात है मार्च 1992 की। नहर में कोई अधिकारी के कहने पर डैम का गेट खोल दिए गए थे। और डैम के गेट खोलने के कारण पानी, नहरों में पानी कम दिनों के लिए आ पाया। वो अप्रैल तक चलनी थी नहर, अप्रैल मई तक, वो मार्च में ही बंद हो गई थी। तो हम किसानों ने उसके लिए आंदोलन किया था। टैलेंट पे तो पानी पहुंच ही नहीं रहा था, लेकिन हेड पर भी, नहर के हेड पे पानी नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये आंदोलन एक क्रमबद्ध पूरे होशंगाबाद जिले में हुआ और उसमें मेरी भी सहभागिता रही थी। और मैंने उन दिनों बहुत सीखा। उस आंदोलन के दौरान लोगों के संपर्क में आया, दीवान जी जैसे बड़े व्यक्तित्व के संपर्क में रहा और वो यात्रा मुझे बहुत सिखाने वाली है। अच्छा, जैसे मैं जितना आपको जानता हूँ, आप कोऑपरेटिव जो बैंक थी उसके आप अध्यक्ष भी रहे और सबसे कम उम्र के रहे। तो वो क्या एक्सपीरियंस था? और जो जिस व्यक्ति के साथ आपका जो चुनाव था, जिस व्यक्ति के विरोध में आप थे या आप दोनों के बीच में जो चुनाव था, तो उस टाइम पे उनका क्या रिएक्शन था और आपका क्या अनुभव था? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं। बहुत छोटी उम्र थी। मैं उन दिनों 21-22 साल का था। और 21 साल की उम्र कोऑपरेटिव में मतलब होती है कि जहाँ आप चुनाव लड़ सकते हैं। और कोऑपरेटिव में मैंने कहा कि मुझे फर्टिलाइज़र चाहिए, ये चाहिए। तो उस टाइम जो संचालक थे जिला सहकारी बैंक में, आदरणीय श्री रामशंकर जी काबरा, जो आज नहीं हैं, बड़े व्यक्तित्व थे सहकारी क्षेत्र के, प्रदेश के बड़े नेता थे। वो बरसों से सहकारी क्षेत्र में उनका योगदान रहा। वो बड़े नेता रहे, यहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति रहे। कुछ गर्मजोशी में उन्होंने कुछ कहा। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। नया था, उम्र नहीं थी। तो उस टाइम पे उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने कहा कि ठीक है, तू लड़के बता कैसे होता, क्या मैं देखता हूँ कैसे कौन जीतता है। तो हम चुनाव लड़ लिए, एक टीम बनाई। सौभाग्य से मुझे हमारी पूरी पैनल को जीत मिली और हम जीते। मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। हमारी पूरी पैनल ने मुझे बनाया, चुना, क्योंकि चूंकि वो मेरे ऊपर केंद्रित था पूरा इलेक्शन। तो सब वहाँ के उस टाइम जो भी हमारे साथी थे, बहुत सीनियर लोग भी थे। राजा साहब सोभापुर उसमें से बड़े सहयोगी थे, स्वर्गीय राजा साहब। तो ऐसे करके उस टीम ने हमें सहयोग करके मुझे बनाया। और मुझे बड़ा गर्व होता है, फख्र होता है कि मैं उन दिनों मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का कोऑपरेटिव सेक्टर का अध्यक्ष था। अच्छा। ये भी एक अवार्ड वहाँ में आप शुरुआत से ही मिलते रहे आपको? ऐसा मुझे मौका मिले। मैं मानता हूँ कि मुझे छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें मिली। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम राजनीति की, क्योंकि हमने चर्चा की कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से संघर्ष आरंभ हुआ। आप कांग्रेस में एक लंबे समय तक रहे, बड़े पदाधिकारी के रूप में भी रहे। तो क्या एक्सपीरियंस रहा कांग्रेस में? कांग्रेस काम तो अच्छा कर रही थी उस टाइम पे, हम देखें तो बहुत सारे काम हुए। चूँकि अगर सड़कों की बात भी करें, बिजली की भी बात करें, तो बहुत सारे कॉलेज, कितनी सारी चीज़ें अगर कांग्रेस ने करी, तो उस टाइम तो आप कांग्रेस में भी थे, तो कांग्रेस ने काम भी तो बहुत अच्छा किया। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। मैंने कांग्रेस में संगठन में बहुत काम किया। मैं अलग अलग जगह प्रभारी के रूप में रहा। लेकिन और ये बड़ा कठिन होता है कि अपने एक सिद्धांत को छोड़ के दूसरी जगह हम शिफ्ट करना। नहीं, मगर मैंने ये प्रश्न नहीं कहा। प्रश्न मेरा ये है कि कांग्रेस में आपका एक्सपीरियंस क्या था? काम तो उसने भी बहुत अच्छे किए और लंबे समय तक किए, और आप छोटे से समय नहीं, बहुत अगर देखा जाए तो एक दशक से अधिक आप कांग्रेस में रहे हैं। तो इसलिए तो उसका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ। तो आप वो बखियाँ उधेड़ना चाह रहे हैं जो कांग्रेस में थी। और मैं चाहता हूँ कि वो बातें वहीं दबी हैं तो वहीं दबी रह जाएं। हालांकि मैं इस बात का जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि कांग्रेस का संगठन में मैंने जो किया, मुझे ऐसा लगता है मैंने जो किया वो अपना 100% दिया था।
कांग्रेस संगठन में कोई लीडरशिप बची नहीं थी जिन दिनों हम देख रहे थे। और एक घटना हुई थी, कांग्रेस ने क्या किया, आपका प्रश्न ये है। हाँ, कांग्रेस ने काम तो बहुत सारा किया है। निश्चित ही कांग्रेस ने काम किए हैं अपनी जगह, लेकिन और काम करने की आवश्यकता थी, मुझे ऐसा लग रहा था। और नई सोच के साथ आगे बढ़नी थी। हमें ये नहीं होना था कि अच्छा वहाँ सिर्फ एक लीडर, वहाँ मैं एक मूल अंतर जो देखता हूँ, वहाँ किसी नेता के आसपास पूरी पॉलिटिक्स राजनीति घूमती है। वहाँ वो विचार खत्म हो जाते हैं। एक विचार होता है संगठन का अपना, आइडियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो आइडियोलॉजी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ एक नेता की बात की जाती है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, तब तक एक संगठन था वो। और मुझे लगा कि जब वो नेता के आसपास वो पूरी पॉलिटिक्स घूमने लगती है, उसमें जो भी लीडर है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ से वो कांग्रेस का डिमोशन हो जाता है और कांग्रेस की विकास की सोच चली जाती है। ऐसा हुआ था। जैसे मेरा आपसे एक प्रश्न था, जैसा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति में रहे, संघर्ष किया, आंदोलन किए, जेल भी गए, या बहुत सारी जो घटनाक्रम हुए वो कांग्रेस में आपका एक लंबा समय रहा। उसके बाद आप भाजपा में आए, ये घटनाक्रम क्या था कि आप कांग्रेस से भाजपा में आए, ये कैसे संभव हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक घटना हो गई थी इन दोनों 2023 के इलेक्शन के पहले विधानसभा के। मेरे राजनीतिक गुरु विनय कुमार दीवान जी की सुपुत्री पूर्व विधायक सविता दीवान जी, बड़ी बहन है मेरी, उनके साथ हम राजनीति में, मैं कांग्रेस संगठन में काम कर रहा था, अभी भी उनके साथ बीजेपी में है। तो उनके बारे में और श्री दीवान जी के बारे में भी अनर्गल जो ऐसी अपमानजनक बातें लिख दी गई उस चिट्ठी में, और उस चिट्ठी को ऊपर की लीडरशिप ने स्वीकार कर लिया, जो कि विनय कुमार दीवान जैसे व्यक्तित्व को जानते भी हैं कि विनय कुमार दीवान पे जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल बेहूदे थे और सही नहीं थे, निराधार थे। सविता दीवान जी के विषय में भी उसमें कुछ आरोप लगाए जो बिल्कुल निराधार थे, और ऊपर की लीडरशिप ने इस बात को माना। तो ये हमें बड़ा खिन्नता का कारण रहा। ऊपर के लीडर ने स्वीकार किया और कहते हैं कि सिर्फ वो चिट्ठी के कारण तुम्हारी टिकट नहीं दी जा रही। चिट्ठी के कारण टिकट नहीं दिए जाना ज़्यादा दुखद हम लोगों के रहा। अब बशर्ते ये हो जाता कि टिकट नहीं दी गई, संगठन नहीं देता, किसी एक को मिलती है, स्वीकार हो जाता है। दावेदार बहुत होते हैं, चिट्ठी में जो बातें दावे किए गए हैं उसको संगठन स्वीकार कर ले बगैर कोई जांच किए। और जबकि विनय दीवान जैसे व्यक्तित्व को ऊपर की लीडरशिप जानती है, कांग्रेस का हाईकमान जानता है। तो ये सब बड़ा पीड़ादायक रहा हम लोगों के लिए, और उस पीड़ा ने बीजेपी से कांग्रेस से मोह भंग कराया और बीजेपी की तरफ हमें पहुंचाया। हाँ, ये आपने जो बताया उससे अगर हम एक बात और निकालते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ, तो जब ये घटनाक्रम हुआ, दावेदार बहुत होते हैं, ये बात सभी जानते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर पार्टी में दावेदार बहुत होते हैं, किसी एक को ही टिकट मिलती है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो इस टाइम पे आपका कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना, तो वो कौन लोग थे जो ये चाह रहे थे कि आपको टिकट ना मिले, सविता दीवान को टिकट ना मिले? क्या ये आप चाहेंगे कि उनका नाम या उनसे संबंधित लोगों को आप बता सकें हमें? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऑडियंस को तो पता है, और मैं अपने मुंह से क्यों वो नाम लूँ। मुझे ठीक भी नहीं है कि किसी का नाम लेना। वो उन्होंने अपनी हरकत की है, उन्हें जानकारी है और विदित है सब लोगों को, और उसका परिणाम है कि यहाँ से बीजेपी की फिर से जीत हुई। हाँ, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी, अगर सोहागपुर विधानसभा की बात की जाए, चौथी बार जीती। 2003 के बाद से वो लगातार जीतते आ रही है। मधुकर राव हरणे रहे, उसके बाद ठाकुर विजयपाल रहे, और अभी तक वही हैं। तो अब अगला जो अगर प्रश्न है मेरा वो ये है कि कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद भाजपा को कैसे स्वीकार किया? क्योंकि लंबे समय का अनुभव अगर बात की जाए तो उसके साथ संघर्ष, कोई जो पुराना साथी होता है वो खास होता है, फिर उसके साथ बिताया हुआ जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसको छोड़कर एक नए साथी के साथ संबंध बनाना, उसके साथ रहना, उसके साथ रिश्ते निभाना, ये कैसे संभव हुआ? बड़ा कठिन है कि ऐसी बातें। हालांकि मैं इस प्रश्न का जवाब ऐसे दूंगा कि बहुत कठिन होता है कि हम अपने सिद्धांतों को छोड़कर और दूसरी तरफ शिफ्ट होना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाना, पहुंचाना चाहते हैं, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और या ये कहें कि वहाँ हमें जगह बनानी पड़ती, तब हम नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो यही कोई कारण रहा कि हमने उस कांग्रेस की उस पार्ट को छोड़ा, भुलाया, और हम बीजेपी की तरफ आगे बढ़े।
और बीजेपी में आके हम बहुत सीखे। जो सीखा है वो ये देखा है कि यहाँ कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिलता है, हर कार्यकर्ता को। हाँ, मूल अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के सिद्धांत में। मैं आप बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है वो पहले हमने बताया कि नेताओं के आसपास घूमने वाली पार्टी, यानी नेता आधारित पार्टी, और बीजेपी है वो संगठन आधारित पार्टी। ये मूल अंतर है। और जब संगठन आधारित पार्टी हो जाती है तो वहाँ संगठन के नीचे का व्यक्ति भी अगर संगठन का आखिरी छोर का कार्यकर्ता, निचले पायदान का कार्यकर्ता को भी सम्मान दिया जाता। तो ये बीजेपी में है। और हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता संतुष्ट है बीजेपी का, और कार्यकर्ताओं की भरमार है, बहुत तादाद है। वही तो वोटों में परिणाम लेके आते हैं। और बीजेपी में नेता जो कहता है वो सिद्धांत हो जाता है। वहाँ कोई उनकी अपनी आइडियोलॉजी खत्म हो जाती, पार्टी के सिद्धांत खत्म हो जाते हैं, और सारे लोग नेता के पीछे जाते हैं। नेता के आप चाहते हो तो आपको सम्मान मिलेगा, नहीं तो आप बाहर। तो ये कांग्रेस और बीजेपी में मूल अंतर। एक बहुत याद आ रहा है मुझे कि एक इंटरव्यू किया था मैंने आपका, जब उस दौरान विधानसभा चुनाव नहीं हुए तो उससे पहले आपका एक इंटरव्यू था मेरे साथ, जिसमें आपने बहुत सारी बातें कहा था कि भाजपा ये है, या उनके जो केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उनके विषय में भी आपने कहा था, मुख्यमंत्री के विषय में भी आपने बहुत सारी चीज़ें आपने कही थी कि ये कांग्रेस की सफलता हैं, उपलब्धियाँ हैं, और ये भाजपा की कमियाँ हैं और असफलताएँ उसकी। तो अब उन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर रहे हैं आप, उनको कैसे उसमें एक दूसरे को अलग कर पा रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं? असल में मैंने अभी आपसे बताया कि हमें जब कहीं आगे बढ़ना होता है तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, स्पेस, जगह बनानी पड़ती है। तो हम उस दिनों जिस भी पार्टी में थे उस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वहाँ की जिम्मेदारी थी, वहाँ के जो हमें दिशा निर्देश मिलते थे उनके आधार पे हम आगे बढ़ते थे। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। यहाँ तो आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है कि इस सिद्धांत पे वहाँ किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैंने जो सीखा संगठन में वो छोटे कार्यकर्ता से बात करेंगे, वही वो बात रहेगी। मतलब मूल बात हो गई कि आप किसी नेता से सीख के आएंगे, वो बात नीचे कहेंगे। ये पार्टी की आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी में नीचे तक चलते हैं। सांसद से बात करेंगे, विधायक से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, या छोटे कार्यकर्ता से बात करेंगे, मुझे लगता है वो सब सिद्धांत से जुड़ी, उस पार्टी के सिद्धांत से जुड़ी हुई बात ही रहेंगी। तो ये संगठन की कीमत है यहाँ। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि भाजपा में जब आप आए तो यहाँ का अनुभव क्या रहा, कैसे यहाँ की योजनाएं, यहाँ के नेताओं के साथ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात करूँ तो कैसे आपको कैसे लगने लगा कि ये योजनाएं सही हैं, ये अच्छी हैं, जनहित की हैं? ये कैसे संभव हुआ आपके विचारों के अनुसार? नहीं, बीजेपी की योजनाएं भले हम उनको हिडन कर देते थे, छुपा देते थे, लेकिन मैं प्रभावित तो रहा हूँ बीजेपी के विकास की योजनाओं से। जब हम अच्छा, जिस दौरान कांग्रेस में बोल नहीं पाते, सिर्फ वो मतलब हिडन कर दिया, उसको छुपा गए, क्योंकि हम उपलब्धि किसी के बताएंगे तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, हम प्रतिद्वंदी हैं। तो वो एक भाव था उसके पीछे। तो बीजेपी की जो विकास की योजनाएं हैं उनसे हमें विकास दिख रहा है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम देखते हैं सड़कों का जो जाल है, मैं 1996 उसके बाद भी 2001-2 तक भी मैं वहाँ देखा मैंने, तो एक वहाँ आसपास के गांव में सड़कें नहीं हुआ करती, सड़कों के निशान नहीं होते थे, और आज शानदार बड़ी चौड़ी सी सड़कें हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ सीधे ले जाते हैं। जब हम 2023 में कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे तो सविता दीदी हम दौरा कर रहे थे, तो मैं कहता था दीदी बड़ा कठिन होगा चुनाव, इतने विकास कार्य किए हैं बीजेपी ने। हाँ। ये हम आपस में चर्चा करते थे। आज हम इसलिए बात कर पा रहा हूँ कि उस पार्टी में ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम छुपा जाते हैं। जब हम किसी के प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनकी तारीफ नहीं कर पाते। हाँ, कहीं ना कहीं तो ये मुझे लगता है कि ये वो कारण रहा। हालांकि बीजेपी की सारी योजनाएं, जनहित की सारी योजनाएं जनता के हिसाब से हैं, जनता का जो स्तर बढ़ाने के लिए हैं, वो हम सब देख रहे हैं। चाहे आवास योजना का लाभ हो, वो बखूबी पहुंच रहा है, किसान को हाँ, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो के लिए बहुत सारी योजनाएं बहुत से। ठाकुर विजयपाल सिंह को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या लगता है आपको, कैसे नेता है? देखिए, मेरी हमेशा से ठाकुर विजयपाल सिंह के मामले में एक राय रही है, वो हमेशा से रही है। मैं उनका प्रशंसक हूँ, जिस तरीके से वो काम करते हैं क्षेत्र में विकास के काम, जुझारू तरीके से करते हैं।
कहीं भी, और उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये यहाँ से मुझे वोट मिली या नहीं मिली, या मेरे लोग हैं या नहीं। विकास करते हैं वो सब बराबर से लाभ मिलता है। हमने हमारे क्षेत्र, हम तो कांग्रेस ही थे उन दिनों, हमारे क्षेत्र में जब सड़कों की बात हो तो जैसी सड़क उनकी कहीं बीजेपी के क्षेत्र में बनती है, वैसी क्वालिटी की अच्छी सड़क हमारे क्षेत्र में बनाई। जो विकास कार्य कहीं बीजेपी के गढ़ में हो रहे हैं, वो कार्य हमारे क्षेत्र में भी हो रहे हैं। तो विजयपाल सिंह निश्चित रूप से उन्हें अगर विकास पुरुष कहा जाता है तो मैं सहमत हूँ कि वो विकास पुरुष हैं। लगता है उसका बहुत बड़ा मूल कारण आप देखिए ना कि लगातार चौथी बार जीत रहे हैं। जो व्यक्ति बाहरी, जिन पर आरोप लगता था कि बाहर के व्यक्ति हैं, जो बाहर के व्यक्ति यहाँ के जीत रहा है तो जनता की पसंद है वो। तो 1762 वोट से जीते, ज़्यादा से तो नहीं जीते। तो ये कांग्रेस की सफलता है या भारतीय जनता पार्टी की कमी? भाई 1762 वोट से जीतना छोटी सी बात नहीं थी, कठिन चुनाव था। तो ये कांग्रेस की सफलता कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी की कमी रह कहेंगे? नहीं, जीत तो जीत होती है एक वोट से। वो बहुत बार ये होता है कि लगातार हम एक ही एक चेहरे को, ये कारण भी होता है। लेकिन वो निश्चित रूप से ये 1762 वोट की अगर जीत है तो विकास की जीत है, उनकी, उनके कामों की जीत है। और वो जीत तो एक वोट की भी जीत मानी जाती है। कारण बहुत सारे होते हैं। अब हम देखते हैं कि लोगों का एक लंबे समय तक एक ही एक लीडर को हम देख रहे हैं, वो एक कारण भी हो सकता है, कोई कारण ये भी रहा हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये 1762 की जीत भी बहुत बड़ी जीत है उनकी। अच्छा, आगे देखा जाए, जैसे कि आपको हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय से, जैसा मैं आपको जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पद पर अभी तक कार्य हुए हैं, जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, और आप कांग्रेस में भी एक बड़े पद पर रहे हैं। आगामी समय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी है, तो आपकी भूमिका क्या होगी उसमें? जो संगठन तय करेगा उसको हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी आपकी क्षमताओं का निश्चित रूप से उपयोग करती है। हमारे कार्यकर्ताओं जो क्षमता है उसके अनुरूप उनको काम देती है। दर्शन सिंह चौधरी सांसद हैं, किसान नेता भी हैं, और बहुत सारी किसानों से संबंधित अगर बात समस्याओं की जाए तो आप उन्हें कैसे देखते हैं कि दर्शन सिंह चौधरी क्या सांसद से पहले अलग थे और सांसद बनने के बाद अलग हैं? क्या आपको अंतर समझ में आता है? नहीं, मैंने उनको जैसा जाना, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके पहले किसानों के लिए संघर्ष करते रहे, और वो किसान परिवार, किसान के बेटे हैं, और उनका संघर्ष भी किसानों के लिए रहा। और मुझे लगता है कि वो आज सांसद बनने के बाद भी उस जिम्मेदारी को, जो सांसद की जिम्मेदारी, सदन में बखूबी निभा रहे हैं। और वो सिर्फ किसानों की नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता की, हर एक की फिक्र करते हैं। जब हम उनके प्रश्न देखते हैं सदन में, लोकसभा में, तो हर एक के लिए लड़ाई लड़ते हैं सदन में। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बार सदन में उनको बोलने का मौका मिला, और उन्होंने अपनी क्षेत्र की हर समस्याओं को सदन में अपनी बात रखी। तो ये बहुत अच्छे सांसद के गुण हैं, और निश्चित रूप से दर्शन सिंह जी एक अच्छे सांसद साबित होंगे हमारे। तो अब कहानी ये हो गई है कि एक पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन में आए हैं, और कांग्रेस को छोड़कर आप भाजपा में आए हैं। भाजपा की रीति नीति को आपने अपना लिया है, उसकी योजनाओं को आप अपना लिया है। तो अब मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न ये होगा कि आप जीवन में सबसे ज़्यादा स्कूल समय में या कॉलेज के समय में, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होता है जो उसे एक नए रास्ते पर ले जाता है, उसके जीवन में नई उमंग लेकर आता है, जो उसे शिक्षा के क्षेत्र में, अगर बात करें सरकारी नौकरियों के बारे में या नेतृत्व के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं उसमें एक छात्र में उसे खूबी दिखती है, उस खूबी को वो निखारता है। तो ऐसे कौन से गुरु थे जिनसे आपने ये सारी चीज़ें आपको प्रेरित करते हैं, आज भी वो आपको याद हैं आपके स्कूल शिक्षक में या कॉलेज टाइम में? हाँ, मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राथमिक शिक्षा सुबहपुर के प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद मिडिल स्कूल से हम बाहर पढ़ने चले गए, भोपाल से पढ़ाई हुई। तो मैंने संघर्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन नैतिक शिक्षाएं हमने प्राथमिक स्तर पे सीखी थी। हमारे शिक्षक थे 1ली से 5वीं तक, जुगराज सोनी जी। मैं बहुत आदर से उनका नाम लेता हूँ, अभी भी हैं वो, मैं उनको प्रणाम करता हूँ हमेशा, कि उनने हमारी जो नींव डाली, तो वहाँ नैतिक शिक्षा भी दी। और मैं बताऊं आपको कि मेरे घर में मेरी दादी और मेरी माँ मेरे वो नैतिक शिक्षा के गुरु थे।
जहाँ धार्मिक संस्कार भी हमें दे रहे थे, कहानियाँ दादी सुनाती थी जिनसे हम सीखते थे, और माँ सच्चाई की राह पर चलने की। एक आध बार कभी हमने एक आध किसी की कलम लेके आ गए तो माँ ने बहुत डांटा और कहने लगे आज के बाद ये नहीं लाना, ये चीज़ जो होती चोरी कहलाती, ये पाप कहलाता है। बच्चा था छोटा सा, कहीं आ गई होगी, लेकिन उस दिन के बाद से हमें पता था कि नहीं, कोई चीज़ छूना, किसी की चीज़ उठाना। तो इन नैतिक शिक्षा हमने अपने घर से सीखी। और सामाजिक क्षेत्र में भी जब ये बात आई तो उस समय मेरे एक ही गुरु नहीं रहे हैं, मैं ऐसा बता दूं। जब सामाजिक क्षेत्र में काम करने की बारी आई तो मैं आदरणीय विनय कुमार दीवान जी का नाम फिर यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा कि उनकी प्रेरणा से मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने की रुचि बढ़ी। मैंने क्षेत्रीय युवा संगठन में, जैसे कि आपने अभी बताया था, जी, तो मेरा एक क्षेत्रीय युवा संगठन, हम 93 में हम सोगापुर के आसपास के क्षेत्र के युवाओं ने एक संगठन समूह बनाया था, जहाँ पे हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे। बच्चों के लिए हम शिक्षा के लिए काम करते थे, और मैं उसका 3 साल अध्यक्ष रहा, और खूब युवाओं का सहयोग मिलता था। 1000 से ज़्यादा हम युवा क्षेत्र भर के संगठित होकर सड़क पे भी संघर्ष करते थे। हमने एक आंदोलन किया था सोगापुर में मिडिल स्कूल की बिल्डिंग के लिए, जहाँ बच्चों को आवश्यकता थी, तो हम उसमें सफल हुए। और बहुत सारे आंदोलन किसानों के लिए करते थे जब यूरिया नहीं होती थी। तो ऐसे हमने संघर्ष के रास्ते अपनाए। और सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई धार्मिक आयोजन होते थे तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा हमारा समूह लेता था। कभी स्वास्थ्य हर सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, रुचि सबकी रही, और सब युवाओं का साथ मिलता रहा, आगे बढ़ते गए। और मुझे लगता है राजनीति भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, कॉलेज की ऐसी कौन सी घटना है अपने दोस्तों के साथ? बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमेशा जीवन भर हमें याद रहती, जो अनायासी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसको याद करते। तो क्या ऐसी घटना है जो हमारे साथ आप साझा करेंगे? कॉलेज की मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। हालांकि जैसे वो स्कूल की एक घटना मैंने बताई थी कि ये अचानक से हुआ और हमने बोल के आया और मुझे रिजल्ट परिणाम मिले। ऐसे ही एक बार जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था तो हमारे साथ ही जो आपके दोस्तों के साथ घटना घटी, दोस्तों के साथ, तो मैंने उस टाइम भी नवाज शरीफ की पाकिस्तान में सरकार थी और भारत के खिलाफ उनकी साजिशें चल रही थी। तो हमने एक आंदोलन किया था हमीदिया कॉलेज में, रहते हुए हमीदिया कॉलेज के स्टूडेंट थे, जूनियर स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट ने। तो मुझे उस मंच को वहाँ पे है पीर गेट पर एक बड़ा सा मंच बना था, मुझे उस प्रदेश स्तर के मंच पर जाने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला। तो मुझे सिखाया गया कि धूर्त राष्ट्र के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की, तो मैंने उनको धृतराष्ट्र बोल दिया। तो मेरा एक बड़ा सहयोगी मंच से तो पीछे से उसने हिलाया और ताली बजाई। बस जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, धृतराष्ट्र बोल दी, तो कहले नहीं चलता बोल दिया, कोई थोड़ा बोला। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी हंसा देती वो बात, तो वो मौका मिला था मंच पे बोलने का, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का। बड़ा मंच था। आज उनमें से बड़े लीडर्स, कोई मिनिस्टर्स हैं, कोई कुछ हैं, उस समय जो हमारे सीनियर्स थे। तो ऐसे मौके मिले कई बार, जीवन में कई घटनाएं होती हैं। तो जैसे कि हमारे दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की और आगे भी करेंगे। बहुत सारी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो समाज सेवक हैं, उन लोगों के साथ हम पुनः आपके साथ आएंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे, उनके जीवन में विषय में जानेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके विषय में हम आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे, उनकी पूरे जीवन की घटनाक्रम को लेकर आएंगे आपके साथ। तो आपका बहुत धन्यवाद मनीष जैन जी, बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।